किसान पाठशाला से। ये एक्चुअल में क्या है, टोटल केले पे काम करते हैं। केला है और पपीता है। केले के बारे में बताते हैं कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, कौन से समय में लेना है। उत्पादन किसान ले नहीं पाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में बताते हैं, और उसकी डिस्टेंस केले की कितनी दूरी रखना चाहिए, कितनी नहीं रखना चाहिए, 5x5, 5x6, और ये अभी 5x7 पे चले गए हैं। और इनके वीडियो भी किसान पाठशाला के नाम से बहुत ही यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। और उसके बारे में ये चर्चा के लिए बहुत समय से, हम तो इनसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और उसके बारे में अपन को डिटेल जानकारी के लिए इनको आज यहाँ बुलाया है। और एक्चुअल में क्या, अपने किसान केवल छः किसान है जो केले लगाते हैं उमरखली के अंदर, और यह 95 से पानी बलराम भाई बहुत इतने समय से सिंचित है, बहुत समय से सिंचित एरिया है। एक्चुअल में क्या है, डैम भी बना हुआ है, तेला देवड़ा डैम, उसका पानी आता है, और कुंदा नदी है, इसका पानी भी आता है। काफी समय से सिंचित है, क्योंकि तुम्हारे मिष्टान एरिया लगता बरूड है, ये थोड़े और सिंचित है, तभी कुछ नहरों नहीं है तो इधर भी सिंचित हो गया है। तो उसके बारे में आपको बलराम भाई जाट है, ये तलून से केले के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। और किसी किसान भाई को कोई जानकारी लेना है, काटन है, मिर्ची है, डिसीज पेस्ट के बारे में, तो उसकी जानकारी बताएंगे। बलराम नमस्कार, मेरा नाम बलराम किसान है और मैं तलुन से हूँ। बड़वानी अंजड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है। बड़वानी अंजड़ के बीच में है तलुन, और हम लगभग 2006 से किसान पाठशाला चला रहे हैं। आप अगर स्मार्टफोन चलाते हैं, उसमें लिखोगे किसान पाठशाला तो हमारी पूरी जानकारी मिलेगी, गूगल पे लिखेंगे तो। हम क्या कर रहे हैं, एक किसानों का संगठन है जो सीखने और सिखाने पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके उमरखली में कुछ अच्छा हो खेती के लिए, तो हम आज सीख के जाएंगे, जो और हिंदुस्तान के दूसरे किसानों को बतलाएंगे। हमारे पास कुछ 4 बातें हैं, वो आपके सामने जिक्र करेंगे। अगर उसमें आपको कुछ सीखने को मिल गया तो आप ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम 2006 से रन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को चलाते चलाते कुछ हमारे साथ में नए आयाम जुड़े हैं। जैसे हम केले की फसल में शुरुआत से अंत तक पूरा काम करते हैं। जैसे टिश्यू कल्चर लैब हमारे कुछ साथियों ने बना ली इस ग्रुप से ही निकल करके। रेवा फ्लोरा कल्चर अंजड़ में टिश्यू कल्चर लैब है, जहां केले का पौधा बनाते हैं। कुछ साथी निकल के आए उस ग्रुप से जो केले की खरीदी करते हैं, क्योंकि पौधा लगाना और उसको खेती करना एक बात है, लेकिन सही मार्केट में बिकना दूसरी बात है। तो कुछ साथी निकल के आए हैं जो केले की खरीदी करते हैं, वो किसान लोग ही हैं। कुछ साथी निकल के आए हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो उज्जैन, भोपाल, इंदौर, दाहोद बिकता है, दूसरा दिल्ली, चंडीगढ़, आपका जयपुर बिकता है, या आपका आगे जो उत्तर भारत में जाता है वो, और तीसरा होता है कि आपने भारत के बाहर केला बेचा, एक्सपोर्ट हो गया। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट डिवीजन में हमारे साथ में है जुड़े हुए। हम जहां पर भी जाते हैं, जिस फसल के बारे में बात करते हैं, उस फसल को जमीन की तैयारी से लेकर के जमीन की वापस निकलवाई के तैयारी तक की हम पूरी गाइडलाइन पर बात करते हैं। ऐसे सीखना सिखाना। फिर डिपार्टमेंट अलग अलग है कि पौधा चाहिए तो रेवा से ले सकते हो, माल बेचना है तो इसको बेच सकते हो, वहां पर आपको और कुछ सुविधा चाहिए तो उसके लिए तीसरा आदमी है। लेकिन हम जस्ट सीखने और सिखाने पर बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा पहले आपके गांव का। जैसे भैया ने भी बतलाया कि पानी काफी समय से है, तो अभी वर्तमान में कौन सी फसलें ले रहे हैं आप लोग? काफी 5-6 साल से। एक्चुअली 4 साल पहले मैंने किसान पाठशाला की कैंपेनिंग करी थी, तो आपके पास के गांव में बेजापुर वाले जो मोहन भाई सिसोदिया है, उनके साथ हमने किसान पाठशालाएं लगाई है। 4 साल पहले मैं आ चुका हूँ क्षेत्र में। जब मिर्ची पर यहाँ कुछ लोगों ने चर्चा करी थी, तो मिर्ची पर मेरे व्याख्यान थे। वो अपना विजिट उधर गोगांव साइड था। हाँ, गोगांव साइड, और इस रोड पे था कुछ 1-2 गांव में, नाम भूल रहा हूँ। तो हम तो चल रहे हैं 2006 से। और अगर एक छोटी सी बात मैं समझू, मैं पूरे भारत में काम कर रहा हूँ। भारत में कोई सा ऐसा राज्य नहीं है जहां जाकर के मैंने मेरे व्याख्यान नहीं दिए हों और किसान मेरे साथ नहीं जुड़े हों। लेकिन अभी 2022 में हमने पूरी टीम ने एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाया है अलग से,
कि जो मध्य प्रदेश का ये जो निमाड़ है, यहां पर अब आ गई है नहरें। कोई गांव तो पहले से सक्षम थे जिनके पास पानी था, कोई गांव अभी नहरें आने से, जो नहरों का पानी नालों में डल रहा है या केनालों में आ रहा है, तो वहां से इरिगेटेड एरिया बढ़ गया है, तो अब सक्षम हो रहा है। और नर्मदा बेल्ट पहले से सक्षम था। तो हमारी टीम ने कुछ 4-6 महीने पहले से सिस्टम चालू किया है कि 2022 पूरा नर्मदा बेल्ट को और हमारे निमाड़ अंचल को केले का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनाया जाए। अभी जैसे मैंने आप लोगों से जानकारियां ली कि यहाँ पर कौन सी फसल होती है, तो गेहूं, कपास, मक्का, ये मेन फसलें हैं। सोयाबीन भी होगा, मिर्ची लगाते थे वायरस आ जाता है। तो क्या गेहूं, कपास, मक्का, सोयाबीन ऐसी फसलें हैं जिनसे हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं, या हमारे पास कोई लॉटरी का सिस्टम बनेगा? अगर पानी है हमारे पास 365 दिन का, तो ये सारी फसलें ऐसी है जिनमें एमएसपी है, मतलब गेहूं का एमएसपी फिक्स है, मक्का का एक रेट फिक्स है, कपास का एक रेट फिक्स है कि हम कितनी मेहनत करेंगे, तो एक उसका उत्पादन भी फिक्स है कि 15 से 25 कुंटल के बीच में गेहूं पकेगा, उसका रेट फिक्स है कि 1800 से 2000 के बीच में है। कुछ आंदोलन किया तो 50 रुपए 100 रुपए हमें बोनस मिल जाएगा। एक लॉटरी सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास 365 दिन का पानी है साल भर का, तो फिर हमारे पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ लॉटरी सिस्टम पे जाना चाहिए, 3 एकड़ हमारी रेगुलर फसलों पर चलना चाहिए, ताकि हमें घाटा ना हो और हमारी आजीविका चलती रहे। तो लॉटरी सिस्टम में आपकी फसलें आती, केला, पपीता, इस तरह की जो साल भर की पानी वाली फसलें हैं। तो हमने सिस्टम ने मिल करके केले को फ्रंट पे इसलिए रखा कि हम जहां रहते हैं, ये जो जगह है ये उत्तर भारत से 1000 किलोमीटर पे है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं, फिर केले पे आऊंगा तो आप लोगों की मनस्थिति थोड़ा समझ में आए कि हम केला क्यों सुने। मैं इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड बतला रहा हूं कि अभी जो नहरें पिछले 4 साल से चालू हुई है, ओंकारेश्वर से बड़वानी और कुक्सी से बड़वाहा, ये एरिया है 150 किलोमीटर का नर्मदा जी का। उसके साथ साथ गोगावा, बेजापुर और आपका ये उमरखली, ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा इरिगेटेड है, क्योंकि अब ऊपर से नहर जा रही है। तो ये जो पानी बहकर वापस नदियों में जा रहा है, तो ये पूरे नर्मदा जी से 25 किलोमीटर दक्षिण तट और 25 किलोमीटर उत्तर तट को इरिगेटेड कर रहा है, सिंचित कर रहा है। तो इतना बड़ा एरिया पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है इरिगेटेड, पहली बात। तो हम जिस एरिया में हैं, ये आने वाले समय का बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बिजनेस हब बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, केले का फोकस हम क्यों कर रहे हैं कि उत्तर भारत से अगर उनको केला लेना हो तो जाना पड़ेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, या जाना पड़ेगा गुजरात। तो कहीं से भी अगर जहां केला नहीं होता वो लेने जाएंगे, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, वहां केला होता नहीं तो वहां महंगा बिकेगा, तो उनको केला चाहिए तो कहां से लेंगे? तो बड़वानी जो है ये पहले आएगा, उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटक है, उसके बाद में आंध्र है। तो व्यापारियों को जो चाहिए उस तरह का केला अगर हम हमारे गांव से बना करके दे सके, तो वो महाराष्ट्र क्यों जाएंगे, वो आंध्रा क्यों जाएंगे, वो कर्नाटक क्यों जाएंगे? मतलब एक छोटी सी बात है कि ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगेगा तो वो यहीं रुकेगा, 2 पैसा उसका बचेगा। इधर गुजरात भी थोड़ा सा दूरी पर है, जो बड़वानी ट्रैक है ये सबसे नजदीक है। मैंने बताया उत्तर तरफ, अगर आप दक्षिण तरफ जाओगे तो बॉम्बे यहां से 500 किलोमीटर है, ये भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बॉम्बे पोर्ट जहां एक्सपोर्ट होता है, आंध्रा से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो आंध्रा जितना बॉम्बे से दूरी पर है उससे नजदीक बड़वानी है। मैं व्यापारिक डायमेंशन बतला रहा हूं कि अगर हम यहाँ केले की खेती को बढ़ावा देते हैं तो हमारे से कितने नजदीक व्यापार है। हमारे खुद के बच्चे भी निकल करके केला खरीदी करना चालू कर सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ चीजों पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किनके यहाँ लगा हुआ है केला? कोई किसान है ना? 5-6 लगा हुआ केला। 3 किसानों के 4-5-6 किसानों के यहाँ लगा हुआ है। 6 किसान। नमस्ते सर। 6 किसानों के यहाँ केला लगा हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे आपका डिजाइन बताएंगे कि आप कैसा लगा रहे हैं, तो मैं उस पर फिर आगे मेरी
चीजों को बतला पाऊंगा। ग्राफ क्या लगा है लाइन से लाइन? पहले 3 साल पहले 19 में मैंने लगाया था, 18-19 में। हाँ। वो 5x5 का था। 5x5 का और था। अभी आपकी पद्धति हाँ 6x5 पे लगा है। 6-5 पे लगाया है। तो पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं, मेरी पद्धति 6-5 नहीं है, 7-5। ठीक है ना। मैं आगे बढ़ूंगा, आपने अच्छा किया कि 1 फीट बढ़ा दिया, ये अच्छी बात है। रिक्स धीरे धीरे लेना। 7x5 पे अपने यहाँ लगा हुआ है। 7-5 पे आपके यहाँ है। हाँ, सही। नई जगह अच्छी है कि आप लोगों के गिलास खाली है। अभी मैं जहाँ केला 50 साल से लग रहा है, जैसे जलगांव है, या मैं अगर एमपी की बात करूँ कि सातलई है या बगूद है या बड़वानी, जहाँ केला 20-20 साल से लगा रहे हैं, उन किसानों को मैं पूछता हूँ तो वो बोले हमने 5x5 का लगाया, मेरे यहाँ 10,000 केले हैं। ऐसी बात होती है। एक्चुअल में सिक्के का पहलू दूसरा है। 10,000 पौधे हैं तो काटा पर्ची 1 एकड़ में कितने टन आया और कितना बिका, ये मायने रखेगा। पौधे ज्यादा लगाना मायने नहीं रखेगा। एक्चुअल केले में अगर हम जाते हैं तो पूरे भारत में एक चलन है, ज्यादा पौधे लगाना तो ज्यादा उत्पादन आएगा। तो वो चलन 90% गलत है। 10% अच्छा किसके लिए है? एक जो पौधे बेचने वाला है। ज्यादा पौधे लगाने की चलन कहां से आई? जिसको पौधे बेचना है। अगर मेरे को यहाँ पर पौधे बेचने की मीटिंग लेना है तो मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा। मैं एक पौधे की ट्रे रखूंगा आपको उस पौधे की क्वालिटी बताऊंगा, आपको बोलूंगा आओ मेरी लैब का विजिट करो, ऐसा ऐसा फलाना ढिमका, इतने का उतने का, और आपको टिका के जाऊंगा। मैं दूसरी चीजें क्यों बतला रहा हूं कि पौधे जिनको बेचना है वो ज्यादा पौधे लगवाएंगे। दूसरे नंबर पे खाद जिनको डलवाना होगा वो ज्यादा पौधे बताएंगे। कारण 1 एकड़ में 5x5 पे अगर हम केला लगाएंगे तो 1750 पौधे आएंगे। और किसान पाठशाला बोलता है कि 1 एकड़ पे कम से कम 5x7, 5x9 पे गए तो एक ही बार केला लगाना है, जीवन भर हम केला काटेंगे, बाद में कभी पौधा नहीं खरीदेंगे। मैंने रास्ते में अमरूद का एक बगीचा देखा था। हाँ, रोड पे। जैसे अमरूद, नींबू, सीताफल, आम, ये पौधे कैसे हैं? एक ही बार लगाना जीवन में, 20-25 साल, 50 साल, 30 साल, 10 साल एक ही पौधा चलता है। हमें कल्टीवेशन नहीं करना है, पौधे के पैसे नहीं लगेंगे, वहीं से हार्वेस्टिंग लेना है। तो किसान पाठशाला बोलता है अगर केले की खेती में जाना है एक ही बार 5x9 पे लगाना है, जीवन में कभी पौधा खरीदना नहीं, आपका बच्चा भी वही माल काटेगा। ऐसे प्लाट है हमारे पास, आप चाहोगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत हो सकती 5x7 से, 5x7, 5x8, 5x9। अभी कोई भी एग्रोनॉमिस्ट आपके गांव में खेत में आएगा, जिन किसानों पर केला होगा वहां पे आते होंगे, तो एग्रोनॉमिस्ट पर्ची बना के देते हैं। तो पर्ची क्या देते हैं? गाइडलाइन की पर्ची, 1000 पौधे पे कितना खाद डालोगे, ऐसे पर्ची आती है, बराबर है। अभी आपने 1750 1 एकड़ में लगाए, 3 एकड़ अगर केला लगा है तो 17×2 = 34, 17×3 = 51, तो 3 एकड़ में आप 5000 पौधे का खाद डालोगे। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा। भाई पर्ची पे क्या लिखा है? 1000 पौधे पे पोटास कितना डालना, 1000 पौधे पे सल्फर कितना डालना, 1000 पौधे पे डीएपी कितना डालना, 1 एकड़ पे कितना डालना ये कोई बताएगा नहीं। अब 3 एकड़ में 5000 पौधे का खाद आप डालोगे। अभी यहां पर अगर 5x9 पे गए, 5x7 पे गए तो 1 एकड़ में 1250 पौधे 5x7 पे, 3 एकड़ में 12×2 = 24, 12×3 = 36। आप 3500 पौधे का खाद डालोगे ना 3 एकड़ में, पर्ची यहां भी वही है 1000 पौधे का खाद, और यहां पे भी पर्ची वही है 1000 पौधे का खाद। तो जो पौधे बेचने वाले या खाद बेचने वाले हैं उनकी अगर हम सुनेंगे केला लगाते समय, तो हम साल भर 5000 पौधे का खाद डालेंगे। तो छोटी छोटी सी बातों को पहले पकड़ रहा हूं ताकि आपकी मनस्थिति क्लियर हो जाए कि हम गेहूं कपास कर रहे हैं, उससे कम पैसा लगेगा केला खेती करने में। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हम जो जनरल फसलें कर रहे हैं उससे कम पैसा लगेगा केला खेती करने में। और हमने अगर पौधे बेचने वाले, खाद बेचने वालों की सुनी तो गेहूं कपास में जितना कर रहे हैं उससे डबल पैसा लगेगा और रिस्क भी डबल रहेगी। हर कोई केला क्यों नहीं लगाता है? आइए, हर कोई केला क्यों नहीं लगाता है? कि डर बैठा हुआ है कि केला फसल है महंगी, केला फसल हम सस्ते लोगों के लिए नहीं है, मुझे तो अभी कल पैसा चाहिए और मेरे पास बजट भी कम है, तो मैं अभी पौधे लाने के पैसे नहीं है, तो मैं खेती करूंगा कैसे?
ये छोटी सी मनस्थिति में गड़बड़ी है। इसलिए मैं बतला रहा था कि 5000 पौधों का खाद और 3500 का, तो 1500 पौधों का खाद आप साल भर ज्यादा डाल रहे हो, मतलब 3 एकड़ में 1 एकड़ का खाद ज्यादा डाल रहे हो। यही हुआ ना, 1500 पौधे मतलब 1 एकड़ के हो गए ना। ये छोटी छोटी सी बातों के लिए हम अभी पूरे नर्मदा बेल्ट पे मीटिंगें ले रहे हैं। इस तरह की हम टेक्निक पे जाते हैं कि किसान का खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा कैसे हो। दूसरा, मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र को हम पूरे भारत का सबसे अच्छा केले का बिजनेस हब कैसे बना सके, उस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और हमारा एक एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसानों का संगठन है। उसमें आप लोग चाहो तो आप खुद भी जुड़ सकते हो, उसके मालिक बन सकते हो। तो आप ही की कंपनी, एफपीओ मतलब एक कंपनी हो गई, आप ही की कंपनी आपके खेत में केला लगवाएगी और आप ही का गाइडलाइन देगी और आपकी कंपनी उसको मार्केट में बेचेगी। इसमें कोई बलराम अकेला नहीं है या संदीप अकेला नहीं है या सोहन भाई अकेले नहीं है। किसानों का संगठन है जिसमें अभी लगभग 1000 किसान के ऊपर जुड़ रहे हैं, निमाड़ क्षेत्र के भी और एमपी के बाहर के भी। तो केला लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब मैं उस पर आता हूं। इंटरेस्टेड है केले की फसल करने में? इसीलिए तो आए। इसीलिए तो आए, लेकिन चेहरा उनका थोड़ा हिल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है अकेले ही बात करूं। 5 किसान अरे रस्तों बढ़ाओ पड़े, हमने बना के रस्तो भाई, अगर कोई फसल लगेगा सब में तो जो कोशिश तो कहीं नहीं रोड बढ़ जाएगा रे बाबा क्यों। हाँ, मुझे पता चले जरा कि यहाँ बैठने वालों को किस फसल में इंटरेस्ट है, तो मैं वो फसल की बात करूँ। केले में इंटरेस्ट है तो केले की बात करूंगा, तो आप लोग थोड़ा खिलखिला कर बैठोगे, नहीं तो यार ये क्या बोलते जा रहा है फिर वो गड़बड़ होगी। नहीं सर, वो क्या एक बार किसी को लक्ष्य बच जाता है। हाँ बिल्कुल भाई एक बार जैसे हमने लगाया पहली बार, हाँ उसके बाद में मिला कुछ तो लगा रहे। सही बात है। आज इसी साल वो तो अंदर हुए हैं, मतलब 5 साल में इसी साल अंदर हुए हैं। अच्छा, बाकी तो हर साल कुछ ना कुछ तो ये मान के चलो कि लाख रुपए एकड़ खर्चा काट के तो देके जाता है कम से कम। है ना। अभी अगले वर्ष मेरे पास अब नया और पुराना दोनों था, हाँ 8 एकड़ में, हाँ। तो 13-13.5 लाख की हुई है। अब इस साल तो वही रेट है ही नहीं, तब अब 3 एकड़ का कटना है चालू। हाँ अभी 2 गाड़ी बेची, एक गाड़ी 400 बेची, एक 350 बेची। हाँ, अब क्या मिलेगा? और यही ठंड बैठी है हर किसान को। हाँ। अभी वो एक भाई कोठा वाला आया यहाँ पे, अरे क्या लगाए केला, कैसे लगाए? वास्तविक सही है सर। अभी तो ये बोल रहे कि खेती जो कराड़ी ने केला की 4 रुपए किलो तो बिकी रहा है। हाँ, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि सर फेंकने से भी नहीं कोई ज्यादा तकलीफ है, पर सामने वाला एक रिक्स पे देते हैं उसको कि यार केला ले गया, हाँ। तो पैसा 15 दिन 1 महीने में देता है, तो उसका क्या पैसे पैसे लगेंगे वो ना। दे भी देगा हाँ। हमें। इसकी तो कोई जानकारी उसको होना चाहिए, या चेक दे दे हमें, कोई गारंटी नहीं है जो पैसे की। गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी पैसा बनाओ। समझ नहीं, ये बात बहुत अच्छी कही। पहले तो जैसे उसकी अपन गारंटी खरबन बनाई। मंडी में माल ले जाते हैं तो मंडी की जवाबदारी बन जाती है। सही बात तो है, यहाँ बगैर जवाबदारी बेचना पड़ता है। सही बात है। अब वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया, मैं के वो कह रहा है मैं लाखों का बिजनेस करता हूँ, करोड़ों का करता हूँ, अरबों का करता हूँ। अब कितनी वक्त चूना लगाएगा ये कह नहीं सकते। अरे वो खाली नुकमान भाई खाएगा नहीं, पूरा गाँव अपना गाँव वाला। अरे वो गाँव वाले ने छोड़ मतलब ये आप जो जैसे ट्रस्ट के द्वारा, समूह के द्वारा मतलब खरीदी करोगे तो ये वो रजिस्ट्रेशन चीज है, वो जवाबदारी वाली बात है। बराबर। आपकी बात केरवा में अभी वो विकास, हाँ, वो लड़के साथ 2 साल और 1 साल दोनों भाई। अब उसके पिताजी, हमारे भी 2 गाड़ी थी, भाई की भी 2-3 गाड़ी, हाँ। है ना? नहीं तो ठीक है। उसने बोला कि भैया देखो मेरे हिसाब से मैं दूंगा, आपको समझौता करना पड़ेगा, या फिर मैं दे रहा हूँ ले लो प्रेम से, तुमको जा रहा हूँ, क्या कर सकते बताओ आप? इसके लिए ये जो सब आपके प्रश्न आ रहे हैं ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये हमने डीपली समझा है। अभी आपा नहीं है एक जिम्मेदार। मिनट में मैं आपको एक क्लियर करता हूँ। मैं पूरे भारत में ही घूमता हूँ केले के लिए, और केले का सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं वही प्रश्नों के उत्तर भी निकाल रहा हूँ मैं। जैसे अंकल ने बोला कि कुछ पर्ची, भैया ने बोला कुछ चेक, वो केले ले गया, बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन देगा कि नहीं देगा इसकी क्या गारंटी। तो ये सब बातों के लिए जिम्मेदार कौन है?
मतलब हमको हमारे अंदर झांकना पड़ेगा ना कि अगर बलराम आपके गांव में आया, बलराम आपके गांव का लड़का है, आपकी लड़की दे रखी थी, यहीं का भांजा है उदाहरण के लिए, आज वो वहां रह रहा है, यहाँ का भांजा है, अगर बलराम आपके खेत में आए केला लेने के लिए, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, प्लाट दिखाओ। अब बेचते समय अगर हम होशियार नहीं है किसान कि भैया तेरी सौदा पर्ची दे, माल कटे, काटे के ऊपर मेरे को चेक दे, ये सौदा करते समय आपको बात करना है ना। हमको किसानों को तो जब माल आता है, ये बहुत कटु शब्द है, लेकिन हमको किसानों को जब खेत में माल आता है ना तो वो लगता है बर्डन, वजन लगता है, ये जल्दी काट के यार तू ले जा यार, तेरे हिसाब से भाव भर देना। बहुत सारे किसान मित्र ऐसे काटा करवाने वहां कांटे पे भी नहीं जाते हैं, कांटे पे नहीं जाओगे, उनके 4 लड़के खड़े रहेंगे कांटे पे, 4 लड़के खड़े रहेंगे, 2 कुंटल माल गया ना, खाली गाड़ी में 2। छोटी सी बात बता रहा हूँ फाइन ट्यून करने की। अंकल ने जैसा बोला ना, एक समिति होना चाहिए, हम मंडी में जाते हैं, इसीलिए हमने एफपीओ बनाया है, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये किसी एक आदमी की नहीं, जो आदमी इसमें शामिल होगा उसकी है, किसानों का संगठन। ये किसानों का संगठन पूरे नर्मदा बेल्ट में केले की बात कर रहा है, केले की गाइडलाइन दे रहा है, केले की खरीदी भी करता है, केले की गाइडलाइन भी देता है, केला सिखाता भी है लगाना कैसे है। और पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र व्यक्ति है बी किसान एफपीओ जो सौदा करते समय चिट्ठी देता है और माल कटा, कांटे पर गाड़ी तुली, उसी समय किसान को चेक देते हैं। कौन कर रहा है ये? बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रहा है वर्तमान में। तो हम जो किसानों की समस्या है ना, उसको सुनने के बाद, जो गलतियां थी उसको निचोड़ निकालने के बाद हम एफपीओ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के सारे प्रश्न हैं, तो हमको खुद को पूछना है कि एक्स कोई आया हमारे गांव में माल लेने, तो उसको चाय पिलाना हमारा अतिथि देवो भव है, लेकिन माल देते समय भैया पैसे कैसे देगा ये बता, रिसिप्ट, चेक, कुछ तो श्योरिटी चाहिए ना कि कल तेरा पैसा नहीं आया, तेरा चेक बाउंस हुआ तो मैं कोर्ट में खड़ा हो सकता हूं। ये चीज हम किसान को चाहिए, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। हम अगर अलगर्जी काम करेंगे तो पैसा डूबेगा, ये अटल सत्य है, इसका कोई भी रखवाला नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारा काम हो रहा है, हम इसीलिए यहां बैठे हैं कि अगर आप किसानों को भी उस एफपीओ में जुड़ना हो तो भैया आपको रास्ता दिखाएंगे और उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, केले का भाव हमारे हाथ में नहीं है। हम केले की कितनी भी बात कर लें, कितना बड़ा भी तीर मार लें, रेट मार्केट के हाथ में है, रेट मार्केट के हाथ में। लेकिन आप लोगों को एक श्योरिटी में दे दूं, एक श्योरिटी दे दूं, अगर जो फार्मर 100%, 99 की बात नहीं कर रहा हूं, 100% एफपीओ के साथ जुड़ के चलता है, 100% उसके मार्गदर्शन को फॉलो करता है, ग्राफ क्या होना चाहिए, ड्रिप कैसे डलना चाहिए, कौन से महीने में कौन सा तैयारी करना, खाद डालना चाहिए, कमल आए तो कितने पंजे रखें, उसमें क्या स्प्रे करें, ये अगर ध्यान रखता है तो 5 रुपए से किलो नीचे केला नहीं कटेगा, ये एफपीओ की गारंटी है। एफपीओ ने ये कई सारे व्यापारियों के साथ एमओयू साइन किए हैं कि जो 100% किसान फॉलो करता है। अब मिनिमम रेट हो गया, मैक्सिमम क्या, जो मार्केट रेट होगा वो, जैसे अभी 4 रुपए बताया, 3.5 रुपए बताया, तो अगर आप 100% फॉलो करते हैं बी किसान को, तो 5 रुपए के नीचे आपके खेत का माल कटेगा नहीं, चेक कांटे पे मिलेगा। ये 2 ही अपने को कम से कम चाहिए ना। तीसरा, 5 रुपए में रेट कटेगा तो हम गाइडलाइन 6 रुपए तक की नहीं देंगे, तो खर्चा इतना नहीं कराएंगे। मतलब जो सूत्र है कि 1 एकड़ में पौधे कितना होना, फर्टिगेशन कितना होना, इरिगेशन कैसा होना, उसमें कब निंदाई गुड़ाई का क्या ध्यान रखना, ये पूरा पोर्टफोलियो जो बनता है, ये 1.5 रुपए से 2.25 रुपए किलो का खर्चे का है। जो फार्मर जुड़ता है बी किसान से, जब वो साथ में जुड़ता है, उसको जून में केला लगाना है और उनको बुकिंग करना पड़ेगी अभी जनवरी फरवरी में, तो आपने अभी बुकिंग करी तो आपके खेत की जानकारी लेकर के अभी आपको 365 दिन का पर्चा मिल जाएगा कि जून में आपको किस तारीख से क्या करना है, जमीन की तैयारी कैसे करना है, पौधा आएगा उस दिन क्या करना है, पौधा लगाने के बाद 10 दिन बाद क्या करना है। तो वो जो 365 दिन का पर्चा आएगा उसको फॉलो करके सामने टिक मारना है केवल। और वो कितना खर्चे का आएगा, किसान को पूछेंगे कि तुम्हारा बजट क्या है, उसके हिसाब से हम खर्चा बताएंगे। केले में
कुछ चीजें होती है फिक्स, कुछ चीजें हम किसान से पूछते हैं कि आपका फर्टिलाइजर का बजट कैसा है। हम यहां पर अगर 25 लोग बैठे हैं तो 25 लोग में से हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति का बजट हो कि ये 100 रुपए खर्चा कर सकता है एक पौधे पर, हो सकता है दूसरे का बजट हो कि हम 40 ही रुपए कर सकते हैं, हो सकता है तीसरे का बजट हो कि यार हमको बजट की टेंशन नहीं, हमको माल अच्छा पकना। तो केला क्या है, भैंस के समान है, आटा और बाटा जितना डालेंगे ना उतना दूध देती है मुर्रा। केले का भी ऐसा काम है कि खाना ज्यादा खिलाओगे तो वजन ज्यादा आएगा। ये एक पार्ट हो गया। तो हम किसान से पूछते हैं भैया आप हमसे जुड़े हो, आप 3000 पौधे लगा रहे हो, तो आपका एक्चुअली इस 3000 पौधे पे बजट क्या है, उसके हिसाब से हम गाइडलाइन देते हैं, वो बजट को डिवाइड करते हैं। एक मोटा मोटा मैं बतला दूं, 2 रुपए किलो लगाने से लेकर कटिंग तक, इससे ज्यादा खर्चा आता नहीं अगर 100% बी किसान की गाइडलाइन फॉलो करें। इसमें पौधा आ जाता है, कल्टीवेशन आ गया, निदाई गुड़ाई आ गई, पानी प्रबंधन आ गया, बिजली बिल आ गया, आपका लेबर का पेमेंट आ गया, पौधे की कीमत आ गई, खाद के पैसे आ गए, 2 रुपए किलो प्रोडक्शन कास्ट, उत्पादन करने का। क्योंकि हम बात करते हैं किसान के नजरिए से नहीं, हम बात करते हैं कि ये 3 एकड़ मतलब आपकी 3 फैक्ट्रियां 1-1 एकड़ की जो केले का उत्पादन करेगी, प्रोडक्शन करेगी। जैसे शर्ट बनाने वाला कोई यूनिट डालेगा तो क्या हुआ, वो फैक्ट्री हुई ना उसकी, देखने की दृष्टि बदल जाएगी। आप कल से खेत में जाओ, केवल इतनी मनस्थिति करो कि ये मैंने 3 एकड़ के गेहूं बोए हैं, तो ये मेरा खेत नहीं, ये मेरी फैक्ट्री है। 45 कुंटल कम से कम मुझे यहां से पकाना है, कहां बिकेगा, कैसे चलना लगूंगा, मजदूर कितने लगेंगे, पानी का कितना खर्चा, ये आपके पास पेपर पे लिखा है। आपकी देखने की दृष्टि बदल जाएगी, फिर आपको खेती में कभी घाटा नहीं जाएगा और कभी भी आपकी पावती बैंक में गिरवी नहीं रहेगी क्रॉप लोन के लिए। ये 100% अटल सकते हैं। तो हम किसान को केले की खेती कैसे करवाते हैं कि भैया आपकी ये फैक्ट्री है, तो लगाने से लेकर कटिंग तक प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा पहले ज आपको बता देंगे कि ये 2 रुपए किलो के ऊपर नीचे प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, और पहले दिन ही तय कर देंगे कि कम से कम 5 रुपए किलो बिकेगा, इससे नीचे हम बिकने नहीं देंगे, हमारी जवाबदारी, कम से कम 5 रुपए किलो बिकेगा। तो एक आपको खेत में मेहनत करने की दिशा मिल गई कि अगर मैं इस रास्ते पे जाता हूं तो 3 रुपए किलो का प्रॉफिट होगा। और उत्पादन की श्योरिटी हम करते हैं मिनिमम 20 टन से ऊपर आएगा, 20 से 25 टन उत्पादन आएगा 1 एकड़ में। तो एक मिनिमम से मिनिमम बॉटम रेट, हमने लॉकडाउन में भी माल काटा था तो भी हमने इतना कमाया था। तो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति कभी नहीं आने वाली है। और आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में 90% किसान बोलता है मेरे को केला नहीं लगाना, इसीलिए हमको केला लगाना है कि जो नहीं लगा रहे हैं तो हमको अगले साल रेट मिलेगा। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, जब किसान बोलता है कि हमें मर गए, इस दिशा में नहीं जाना है, उसी समय आपको उसी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा अगले साल। ये अपने पुराना इतिहास समझ के देख लो। मैं बॉटम बता रहा हूं, 5 रुपए मिल सकता है, 12 रुपए अधिकतम भी हो सकता है, अधिकतम ही होता है। मैं तो बॉटम बात कर रहा हूं, 5 रुपए। तो इसमें 3 रुपए किलो का बेनिफिट होना मतलब कम से कम 75,000 से 1 लाख रुपए 100% फॉलो करने पे नेट इनकम। दूसरा, हम जब फसल चक्र करते हैं, गेहूं किया, सोयाबीन किया, मक्का किया, कपास किया, मिर्च किया, तो ये फसलें गलत नहीं है, लेकिन हमें हमारी मनस्थिति देख करके आगे बढ़ना है कि मेरा क्षेत्र डेवलप हो रहा है अभी केले में, मेरे क्षेत्र में पानी इरिगेटेड बढ़ गया है, तो क्या मैं इसमें नए आयाम ले सकता हूं। तो फसल चक्र करने में जब हमने गेहूं बोया तो गेहूं बोने के पहले जो हमने फसल की तैयारी करी, गेहूं काटने के बाद दूसरी फसल के लिए उसको तैयार किया, तो ये खर्चे भी तो उस गेहूं में जुड़ेंगे ना, ये हम किसान जोड़ नहीं पाते हैं। 4 बार हम खेत में जा रहे हैं, पेट्रोल खर्चा हम जोड़ नहीं पाते। ये जो कैमरा पकड़े हैं ये सोहन भाई हैं, ये राजपूत हैं और अंजड़ के पास एक केशरपुरा करके गांव है, वहां के रहने वाले हैं। इनके यहाँ लॉकडाउन में पहली कटिंग आई थी, 5 बाय 7 पे केला लगा है, 3 कटिंग ले ली है, चौथा खड़ा है, इतनी हाइट का है मेरे बराबर, और 5वां उसका बच्चा रख रखा है, 3 कटिंग हो गई है। खर्चा आता है प्रोडक्शन का, पहले साल आया था लगभग 1 रुपए के ऊपर नीचे,
दूसरे साल खर्चा आया 20 पैसा किलो। कितना? 20 पैसा किलो। अगर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, मैं लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूं, साक्षात आदमी खड़ा है, उनके खेत में केला लगा है, 20 पैसे किलो से 50 पैसे किलो का खर्चा आता है, और कितनी भी मरी हालत में लॉकडाउन आ जाए कि कुछ आ जाए, 3 रुपए किलो बिकता है, तो 2.5 रुपए किलो का प्रॉफिट है ना। समझते हैं हम कि खर्चे पर कैसे कंट्रोल करें। मुद्दा यह है, हम गेहूं कपास करें, केला करें या पपीता करें, हमारे खर्चे पर कंट्रोल कैसा। तो इसलिए हमने केले में एक पोर्टफोलियो बनाया है कि मिनिमम 5x7 के ऊपर जाएंगे, तो 5x7 पे जाएंगे तो 3 कटिंग आराम से लेंगे, बहुत अच्छी आएगी। तीनों कटिंग आपको श्योरिटी देंगे कि 5 रुपए के नीचे नहीं माल कटेगा। 5x8 पे जाएंगे तो पंचवर्षीय योजना रहेगी, 5 साल में हम 7 कटिंग लेंगे 5x8 पे, और 5x9 पे लगाएंगे तो ग्राफ बड़ा आता है, उसमें जीवन भर केला काटेंगे। जब तक आप बोलोगे कि मुझे 20 साल काटना है तो उसी प्लॉट को 20 साल चलाएंगे। आप बोलोगे मेरे बच्चे को भी केला काटना है, 50 साल रखना है, वही प्लॉट 50 साल चलेगा। ऐसे कई सारे प्लॉट है मेरे पास जो 11 साल हो गए हैं, जिनको 15 साल हो गए हैं, जिनको 4 साल हो गए हैं। हम इन चीजों को जी चुके हैं। मैं 2006 से केले पर काम कर रहा हूं, किसान पाठशाला पर, तो वो मैं बातें आपको बतला रहा हूं। तो ये दिशाएं हैं, इन दिशाओं में हम बढ़ सकते हैं। आप लोग अगर केले की खेती में नया इंट्रोडक्शन लेना चाहें तो जिस भैया ने मीटिंग लगवाई है, आप लोग एक बार विजिट कीजिए, जहां पर हम हमारी गाइडलाइन के साथ, हमारे एफपीओ के साथ किसान जुड़ करके केला खेती कर रहे हैं। एक पार्ट तो ये हुआ। दूसरा पार्ट, हम एफपीओ के तहत पूरे नर्मदा बेल्ट में एक सामूहिक खेती लेकर के आ रहे हैं कि किसानों को हम शिक्षित करें और कर्जा मुक्त करें। इसमें भी आप चाहो तो भागीदार बन सकते हो। सीखना और कर्जा मुक्त होना, इसके लिए हम किसानों के साथ मिनिमम 3 एकड़, मैक्सिमम 10 एकड़ में हम मिल करके खेती कर रहे हैं। एफपीओ और किसान, पी किसान का जो एफपीओ है वो किसानों के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। जो किसान आ जाए, हमको ग्राउंड से किसानों से पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो चाहिए हमको, हम कमाएंगे कहां से? जो व्यापारी है, जिनको अच्छा माल चाहिए, उनको हम माल बेचकर पैसा कमाएंगे। हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता और एक्सपोर्ट वाले जितने व्यापारी, करीब 51-52 व्यापारी जुड़े हुए हैं, इन व्यापारियों को जो क्वालिटी का माल चाहिए वो आपके खेतों में पकवाना और यहां से निकाल करके अच्छी जगह बेचना। तो जो बेचने की कड़ी है, हमको पैसा वहां से मिल जाएगा, और हमसे मतलब आप खुद ही उस एफपीओ में शामिल रहोगे, तो जो माल बिक रहा है उसमें भी तो कुछ आपका 2 पैसा परसेंटेज रहेगा। एफपीओ की थीम तो समझते हैं ना? एफपीओ क्या होता है पता है? नहीं जानकारी, मैं थोड़ा बता दूं एफपीओ का क्या होता है। कुछ मुझे थोड़ा ऐसे हाँ ना बोलोगे तो मजा आएगा, मुझे लगेगा कोई आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर मतलब किसान, प्रोड्यूसर मतलब किसान अपने खेत का जो उत्पादन पका रहा है, कंपनी मतलब दूसरी कंपनियां हैं। ऐसा ये संगठन कि इसमें हम सब किसान इकट्ठे हैं, हमारी भागीदारी है, और हमारे खेतों का माल पकेगा तो हम सब एक दूसरे के खेत में निरीक्षण करेंगे और अच्छे रेट में बेचेंगे। तो एफपीओ के 2 काम होते हैं। एक काम होता है कि हमारे खेतों में जो चीजें लग रही है, खाद, बीज, दवाई, ये मार्केट से खरीदना पड़ता है। इसको बोलते हैं एग्री इनपुट। मार्केट से जो माल हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं एग्री इनपुट। तो एफपीओ का काम होता है कि संगठन में, अब जैसे मैंने बताया कि 1000 किसान से ज्यादा हो रहे हैं हमारे इसमें, तो ज्यादा किसानों को जो सामान लगेगा वो सस्ते में मिलेगा ना। एक किसान जाएगा लेने, उसको जो रेट मिलेगा, और 1000 किसान लेने जाएंगे, उनमें रेट का फर्क आएगा ना। तो एफपीओ का मतलब कि हम इकट्ठे होकर के कुछ चीजें साथ में करें। तो बाहर तो एक ही आदमी बात कर रहा है, यहां हम 1000 आदमी हैं, तो हम जो चीजें खरीदे वो सस्ते में मिले। एग्री इनपुट। दूसरा एफपीओ का काम है एग्री आउटपुट, कि हम जो उत्पादन पका रहे हैं इसको अच्छे दामों में कैसे बेचें। इसको बोलते हैं एग्री आउटपुट। जो किसानों ने पकाया उसको सही दाम पे बेचना। तो बी किसान केले को लेकर अभी एग्री आउटपुट में बड़े काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक, ग्राउंड पे बेचने का।
तो जो हम मिल करके एफपीओ के साथ अगर खेती करेंगे तो उसका एक जैसी क्वालिटी आएगी। तो हम बाहर के मार्केट से एक जैसा टेंडर लेकर के उनसे कोटेशन लेकर के बोल सकते हैं कि हम आपको 1000 गाड़ी अगले साल माल देंगे, 500 गाड़ी माल देंगे, 50 गाड़ी एक्सपोर्ट करेंगे, 200 गाड़ी दिल्ली चंडीगढ़ वालों से रेट पहले करके हम गाड़ी का ऑर्डर ले सकते हैं, या रेट बाद में करें तो भी गाड़ी का ऑर्डर ले सकते हैं कि हमारे पास एक जैसी क्वालिटी हम 50 किसानों के पास है। क्योंकि आपने 10 लोगों ने भी लगाया तो वहां पर भी दुविधा है। जैसे आपका ग्राफ अलग होगा, लाइन से लाइन, पौधे से पौधा, ड्रिप डालने का तरीका अलग होगा, सभी का अलग अलग, आपका अलग है, आपका अलग है। अभी एक ही गांव में कोई व्यापारी आता है केला खरीदने के लिए, तो भैया के यहाँ जो केले की क्वालिटी होगी वो अलग होगी, इनके यहाँ अलग होगी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि आज अगर 6 रुपए का रेट है तो तीनों खेतों का 6 रुपए का रेट एक जैसा हो, वो नहीं हो सकता। रेट मरा हुआ होगा तो भी एक जैसा नहीं हो सकता, रेट बढ़ा हुआ होगा तो भी एक जैसा नहीं हो सकता। एक जैसा कब होगा? जब इस गांव में तीनों, चारों, पांचों के खेत में एक जैसी गाइडलाइन हो, एक जैसा ग्राफ हो। भले फरवरी में लगा हो या अप्रैल में लगा हो, वो जून में लगा हो, लेकिन अगर 5x7 पे एक ने लगाया तो सबके 5x7 के होना चाहिए। तरीका एक जैसा होना चाहिए, कचरा मल्चिंग एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? रेट एक जैसा होगा। फिर हम बात कर सकते हैं, भैया हम 5 किसान हैं, पांचों के खेत देख के आजा, हम होटले पे बैठे हैं, एक लड़के को भेजो, सबके खेत दिखा लो। बात करने वाला एक काका जी को आगे कर दिए, भैया तू बात कर। दिखा क्या? 25 एकड़ का केला। अभी एक एक पकड़ के ले जा रहा तो क्या दिखेगा? 3 एकड़ का केला, 2 एकड़ का केला। तो व्यापारी को, किसान को काटने में मजा आता है, वो काट सकता है, हम उसको आजादी दे रहे हैं कि भैया आप आपके हिसाब से रेट करो। और जहां हमने बोला है 25 एकड़ का केला, एक ही आदमी बात करेगा, आजा होटले पे बैठ, चाय पी ले, खाना खा ले, बात एक आदमी करेगा क्योंकि क्वालिटी एक जैसी है। तो अब व्यापारी रुकेगा, पहले तो ये समझेगा कि क्या इस गांव से मुझे लेना है केला, मेरे को समझ में आ रहा है, तो चाय पीने बैठेगा, नहीं तो बोलेगा मैं कल आता हूं भैया, अभी जल्दी है। तो अपन समझ जाओगे दूसरे से बात करनी है, और बैठ गया तो उसकी हिम्मत नहीं कि कम रेट इसके खेत का अलग बताए ना उसके खेत का अलग बताए, नहीं बता सकता ना, क्योंकि क्वालिटी हम क्वेश्चन कर सकते, भैया बता ना, ये तो मेरा एक ही का है, हम तो सब भाई भाई है, काका बाबा के लड़के हैं, तू तो रेट भर क्या भरना है। उसमें 2 फायदे, एक तो रेट कम नहीं भर पाएगा, दूसरा किसी के यहाँ बगीचा खत्म हो रहा है, आधी गाड़ी माल है, किसी के यहाँ बगीचा शुरू हो रहा है, पहली पूरी गाड़ी माल है। ये बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन आपके रेट कम करने में ये बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर एक जैसी क्वालिटी एक गांव में है तो भैया आधी यहां से बना, आधी वहां से बना, मेरे तो खेत है दोनों, हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं ना। तो आधी गाड़ी जैसे ही माल बनता है तो व्यापारी क्या बोलता है, अरे यार अब कहां लगाऊंगा आधी गाड़ी, मेरे को तो माल ढूंढना पड़ेगा। तो 5 रुपए रेट चल रहा होगा तो तुम्हारा आधी गाड़ी का 3 रुपए का रेट देगा, उसकी भी मजबूरी है, डायरेक्ट बोलेगा और आपको सुनना पड़ेगा। एक जैसा एक क्वालिटी का माल है तो हम क्या बोल सकते हैं, भैया ये भी मेरा खेत है ना, वो काका जी का खेत है ना, माल तू देख ले, कहीं कमी पेशी आए तो मत भरना, लेकिन माल एक जैसा है ना, आधी यहां से भर, आधी वहां से भर, तेरी गाड़ी की पूर्ति कर, निकल, 5 का रेट है तो 5 का रेट दे। ये छोटे छोटे से कारण हैं जहां हम व्यापारी को रोक सकते हैं अच्छा भाव लेने के लिए, ठीक है। तो एफपीओ क्या कर रहा है, एफपीओ समझ में आ गया, एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट में काम करता है, और ये हम किसानों का संगठन है। तो बी किसान एफपीओ क्या कर रहा है नर्मदा बेल्ट में, एक तो जो किसान सक्षम है, जिनके पास पैसा है, उनको हम गाइडलाइन देने को तैयार है, पौधा देने को तैयार है, उनका माल बिकवाने के लिए तैयार है। जो किसान बजट लेके है कि जिनके पास पैसा है, खर्च कर सकते हैं, तो वो पौधा ले सकते हैं, हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं, रेट फिक्स कर सकते हैं कि 5 रुपए के नीचे नहीं कटेगा, उसके ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा। जरूरी नहीं है आप हमको बेचो, जरूरी है आपने हमारी अगर गाइडलाइन पूरी फॉलो करी तो मार्केट में रेट तलाश करो। मार्केट का 7 रुपए का रेट है और एफपीओ 6 रुपए रेट दे रहा है तो हम 7 वाले को बेच देंगे, लेकिन मार्केट का 4 रुपए का रेट है तो हम एफपीओ को देंगे कि 5 रुपए से नीचे की आपने बात करी है, लिखित एग्रीमेंट कर सकते हैं कि 5 से नीचे नहीं बेचोगे। तो ये बात हो सकती है जो पैसे लेकर के खुद खेती करना चाहते हो। हम इंश्योर कर सकते हैं कि केले की खेती में अगर आप आ रहे हो,
केले की खेती में अगर आप आ रहे हो तो 1 लाख रुपए एकड़ आपको नेट प्रॉफिट होना है खर्चा काट के। जो व्यक्ति एफपीओ के साथ आ रहा है 1 लाख रुपए एकड़ खर्चा काट के साल का नेट प्रॉफिट हम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, जिन किसानों के पास कर्जा है, जो किसान अभी सक्षम नहीं है लेकिन उनके पास पानी है, खेत है, ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप के बगैर हम वहां निवेश नहीं करेंगे। जिन किसानों के पास पानी है, ड्रिप है, खुद खेत में काम करेगा, कर्जदार है, तो हम उसको कर्ज मुक्त कराने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे, उनको सिखाएंगे केला खेती कैसे करें। दूसरा, एफपीओ उनके खेत में पैसे लगाएगा। आपके पास चाहिए क्या? ड्रिप, पानी, बिजली, खुद खेत में खड़े रह करके ड्यूटी दो, बाकी आपका कुछ हमको चाहिए नहीं। लेबर पेमेंट, पौधा, खाद, दवाई, निंदाई गुड़ाई, कल्टीवेशन, सारे पैसे आपको एफपीओ देगा उस खेत में काम करने के लिए। कंडीशन एक, जो हम बोलेंगे उतना करना है, आपका दिमाग घर पे छोड़ के जाना है केले के प्लॉट में, बाकी गेहूं सोयाबीन में आप चलाओ अपना दिमाग। इधर भी जो हमसे जुड़ेंगे उनको भी बोलेंगे कि पैसा आप भले ही लगा रहे हो, लेकिन गाइडलाइन हम देंगे तो आपसे मिनिमम 5 रुपए का बॉटम रेट करेंगे। किस महीने ठंडी है तो क्या करना चाहिए, किस महीने गर्मी है तो क्या करना चाहिए, वो सारा हम आपको 365 दिन का पूरा चिट्ठा देंगे। जो फार्मर इस सुविधा से आगे बढ़ना चाहता है उनके साथ भी हम हैं। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या हुई? कड़ी मेहनत करने को आप तैयार हो तो आप पर हम पैसा लगाने को तैयार है। 1 लाख रुपए एकड़ का खर्चा आएगा, वो हम लगाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? आपकी रिस्क हो गई 0, रिस्क बची कुछ। कल आंधी तूफान आता है, कोरोना आता है, आपसे पैसे मांगने भी एफपीओ आएगा तो आप दे सकते हो। अगले साल मिलेंगे यार, अभी तो कोरोना आई हो, तो रिस्क तो आपकी 0 हो गई ना। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रिस्क कितनी? सारी की सारी एफपीओ की रिस्क। उसमें एफपीओ का मिठास क्या है? एफपीओ को यहां पर पूरे नर्मदा बेल्ट में कई व्यापारियों को लाना है। कब लाएंगे? जब नीचे ग्राउंड पे माल अच्छा बनेगा। तो हम चाहते हैं नीचे माल बन जाए। अब इसका रेशो कैसा रहेगा? इसका रेशो रहेगा 70-30। आपसे हमें 30% काम चाहिए, 70% पूरा एफपीओ लगा रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट देंगे हम 70%। नेट प्रॉफिट में खर्चा काटने के बाद 30% एफपीओ का, 70% किसान का। माल भी हम ही बेचेंगे, आपको माल बेचने को भी ढूंढने जाना नहीं। ऐसी पॉलिसी लेकर के भी हम जिन गांवों में पानी है, जो आदमी एफपीओ के साथ जुड़ करके खेती करना चाहता है, उनके साथ जा रहे हैं। उसमें हम कम से कम 5 साल का एग्रीमेंट करेंगे। आपके खेत में केला लगाना है तो मिनिमम 5 साल का एग्रीमेंट होगा आपके खेत से माल खरीदने का। 5 साल में हम 7 से 8 कटिंग लेंगे, 9 कटिंग तक लेंगे। एग्रीमेंट में ही आएगा, 9 कटिंग तक आपका माल उठाएंगे। पहला, जड़ी, तड़ी, चौथा, 5वां। अभी आप कितने साल से केला लगा रहे हैं? कम से कम सन 17 से। तो पहले का जो भाव मिलता है वैसा ही जड़ी का भाव मिलता है? नहीं मिलता। तड़ी को तो पूछते नहीं। नहीं ऐसा कहीं नहीं। तड़ी में भी पवन की मतलब कि समय के साथ में रेट के हिसाब से पवन की नौ स्टार्टिंग में 1000 की बिकी। उस समय नया 1200 का बिक रहा होगा, हाँ, तो वो 1000 में बिकी। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि नए का भाव और जड़ी तड़ी का भाव एक जैसा रहता है या फर्क रहता है? फर्क रहता है। उसके बाद में अभी सुनो मेरी बात, अभी पवन की तड़ी थी, है ना, और इसके यहाँ मतलब कि माल कटा, उसके यहाँ 34 कैरेट खाली रह गए। अब इसने बोला कि यार अक्षय तू भर दे। मैंने कहा यार फिर अपनी खाली रहेगी तो वो सामने वाला व्यापारी बोला कि यार तेरी खाली रहेगी तो मैं खाली गाड़ी ले जाऊँ, बाकी तू भर दे। सही है। वही रेट में 400 में इसके यहाँ भरा, इसकी तड़ी 400 भरी, अपना सेकंड उसने 400 में काटा। सही बात। माल में कोई डिफरेंस नहीं था तो वो उसने काट लिया। हाँ, डिफरेंस नहीं होगा तो काट लेगा। वही तो बातें मैं भी बतला रहा हूँ ना, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तो जब हम 9 कटिंग का एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें फर्स्ट, जड़ी, तड़ी सब जो मार्केट रेट रहता है उसी रेट में हम काटते हैं। हमारे बीके बनाना में नए का रेट अलग और जड़ी का रेट अलग नहीं होता, एक जैसा रहता है। मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। बड़वानी भी छोटे ने बात की थी स्टार्टिंग में, अभी 2 साल पहले कि यार भैया
नए का रेट और जेडी का नहीं भैया, ऐसा कहीं नहीं है। अलग रहेगा बात अगर नहीं। क्वालिटी है तो। अगर क्वालिटी तुम्हारी अच्छी है हाँ। तो रेट में अंतर नहीं आएगा। क्वालिटी अच्छी है के तो ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको कंप्लीट करता हूं अपनी बात को, मेरी बात को मैं कंप्लीट कर लूं, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। सारा पैसा एफपीओ लगाएगा, आप उस पार्ट में भी आ सकते हो, उसमें खर्चा काटने के बाद 70% किसान का, 30% एफपीओ का रहेगा, 9 कटिंग का एग्रीमेंट रहेगा। लेकिन आप लोगों के साथ हम 4 कटिंग तक केवल पैसा बांटेंगे, 70 आपका, 30 एफपीओ का। 4 कटिंग के बाद हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको एक बार उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, उसके बाद आप सीख गए ना 5वीं कैसे लेंगे, 6ठी कटिंग कैसे लेंगे, 7वीं कटिंग कैसे लेंगे, आप सीख गए। तो फिर वहां से हम आपसे पैसा का ट्रांजेक्शन बंद कर देंगे, ना आपके ऊपर खर्चा करेंगे, ना आपसे 30% पैसा लेंगे, क्योंकि जड़ी तड़ी 4वीं 5वीं में बहुत कम खर्चा आता है और शुद्ध प्रॉफिट होता है। पहली बार केला लगाते समय हमें खर्चा लगता है, सही रेट में नहीं बिका तो हमारा खर्चा ही, मुश्किल से ज्यादा खर्चे करने वालों का तो खर्चा भी निकलता नहीं है, सही रेट में नहीं कटा। तो हम आपको 4 कटिंग तक 3 साल तक उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे। उसके बाद हम पैसा लगाएंगे नहीं, पैसा लेंगे नहीं, गाइडलाइन देंगे और माल खरीदेंगे, जो मार्केट रेट माल होगा वो हम खरीदेंगे। तो 9 कटिंग तक का माल खरीदने का एग्रीमेंट रहता है, 4 कटिंग तक आपके साथ हिस्सेदारी का एग्रीमेंट रहता है। इस कंडीशन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो फार्मर बढ़ना चाहे वो आ सकते हैं। भैया ने शुरुआत करी है, अब संदीप जी आइए, ये माचलपुर से है, अपना परिचय पूरा दीजिए। मैं संदीप किसान, मैं ग्राम माचलपुर से हूँ, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन। मेरा नंबर है 7748838222। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बातें होंगी ना एफपीओ की, उनमें आप इनसे संपर्क कर सकते हो। भैया ने नंबर थोड़ा आगे पीछे बताया, 76488 76488 3822। पूरे मध्य प्रदेश में, निमाड़ में किन्हीं को भी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एफपीओ से जुड़ना हो तो संदीप जी से संपर्क कर सकते हैं। 76488 76488 3822। ये आपके खेत में आएंगे, देखेंगे ड्रिप है, उसका मृदा परीक्षण करेंगे, उसके हिसाब से फिर कैसे खाद डलेगा, क्या होगा, वो सारी चीजों पर बातें होंगी, फिर आगे बढ़ेंगे साथ में। जो अपने मन से लगा करके करना चाहता हो वो भी जुड़ सकते हैं, जो साझेदारी की खेती में आकर के भी आगे बढ़ना चाहता हो वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी इतनी सारी बातों में आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है। आपके कोई प्रश्न है इस दिशा में आगे बढ़ने में? ऐसा जबरदस्ती किसी ने बुलाकर तो नहीं बिठा दिया, बलराम आ रहा तो 10 लोगों को सुनना पड़ेगा। भाई जो भी नेताओं जैसा गाड़ी भर के लोग गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि एग्रीकल्चर में कुछ नया करना है, तो जिनके प्रश्न होते हैं ना उनके साथ मुझे आगे बढ़ने में मजा आता है। उस आदमी को क्यूरियोसिटी है, उसको कुछ करना है आगे, प्रश्न ही नहीं है तो फिर तो वो बलराम का आना मतलब ही नहीं है। पपीता की खेती करना, हाँ, पपीता की खेती के लिए पपीता बुकिंग करो, जहां से भी आपको अच्छा पौधा मिल रहा हो, उसकी पूरी गाइडलाइन, बी किसान का एक नंबर आप लिख लीजिए, 94 257 38 222। 365 दिन की गाइडलाइन आएगी, निःशुल्क गाइडलाइन आएगी, और पपीता के कुछ थंब रूल में बतला दूंगा आपको। 94 257 94257 3822। ये गाइडलाइन लेना हो आपको पपीता की तो यहाँ पर फोन करके अपने खेत की जानकारी भेजोगे तो वहां से निःशुल्क गाइडलाइन भेज देंगे, 365 दिन पपीता को कैसे चलाएं। मेन पपीता का थंब रूल में बतला देता हूं। पपीता अच्छी करना हो तो ग्राफ मायने रखता है, किस डिस्टेंस पे आप लगा रहे हो। अगर ये सबसे पहली लाइन हमें पता नहीं है तो पपीता आगे गड़बड़ होने वाली है। आपने पहले पपीता लगाया है, यहाँ क्षेत्र में लगता है पपीता, क्या ग्राफ आपने सोच रखा है, कैसे लगाओगे? 8 का रहेगा, लाइन से लाइन 8 और पौधे से पौधा 8 बाय 6, ये आपने सोच रखा है।
और सिंगल ड्रिप डबल ड्रिप कैसे सोच रहे हैं? डबल डिप कर देंगे, अभी तो उसमें प्याज बोने का सोचा है। अच्छा, प्याज भी साथ में बोएंगे, उसी में पपीता लगा देंगे। और पपीता जब बड़ी होगी तो प्याज उखाड़ लेंगे, जब प्याज आ जाएगा जब तक सिंगल ड्रिप रहेगी, बाद में बजट आएगा प्याज बेचकर तो डबल ड्रिप डालेंगे। ये सब किसानों के साथ रहती है कंडीशन धीरे धीरे। कंडीशन वाले अच्छे लगा देंगे तो अभी लगा सकते हैं। हाँ, नहीं मैं जस्ट आपका समझना चाह रहा था कि आप किस दिशा में जाओगे, तो अगर कुछ उसमें सुधार करना हो तो मैं बतलाऊंगा ऐसा। तो 8 फीट पे लाइन, 6 फीट पे पौधा। कैलकुलेटर है किसी के पास? मोबाइल का निकालो ना, मैं कुछ कैलकुलेशन बतला रहा हूं। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली कोई सी भी फसलें हो रही ना हमारे यहाँ क्षेत्र में, तो कैसे हो रही है? अरे काले कोई सी भी फसल, किसी को बुलाना है? हाँ, नहीं चलने दो। कोई सी भी फसलें हो रही तो वो कैसे हो रही है कि मेरे गांव में किसी ने लगाया तो कैसे लगाया है, जिस कंपनी से पपीता का पौधा खरीदूंगा वो क्या बता रहा है, और जिस दुकानदार से मैं डेली टच में हूं, खाद बीज दवाई ले रहा हूं, वो क्या बता रहा है। इन 3-4 चीजों के इर्द गिर्द हम डिसीजन लेकर के काम करते हैं। एक्चुअल डिसीजन होना क्या चाहिए, ये डिसीजन को अगर डीपली देखोगे तो ये डिसीजन है अंदाज पंचे दामोदर। क्या बोलेंगे इसको? मैं साबित भी करूंगा, ऐसे ही हंसाने वाला नहीं हूं। अंदाज पंचे दामोदर। मुझे खेले पपीता की खेती करना है, लेकिन मुझे पता नहीं, मेरे पास जमीन है, पानी है, थोड़ा सा पैसा है, मैं चाहता हूं पपीता अच्छा करना, तो डिसीजन लूंगा जो पौध बेचने आ रहा है उससे, डिसीजन लूंगा पास के गांव में जिसने लगाया उससे, डिसीजन लूंगा जो दवाई दे रहा है उससे। ये सबको ये पता है कि कैसे खाद और पौधा ज्यादा बिके, इतना पता है इन सबको। इनको ये नहीं पता कि आपकी जेब में 100 रुपए ज्यादा कैसे जाए, ये किसी को पता नहीं। मैं कैलकुलेटर इसलिए निकलवाया कि आपको 8/6 पे लगाना है, तो 8 × 6 क्या निकल के आया? 8 × 6 = 48। एक पौधे को कितनी जगह दी आपने? 48 स्क्वायर फीट जगह दी। 1 एकड़ में आता है 43,560 स्क्वायर फीट। तो 43,560 भागित 48 करेंगे तो पौधे निकल के आएंगे 907 पौधे, 48 स्क्वायर फीट। ठीक है, पपीता में भी 1000 पौधेज का खाद आता है, इतना खाद डालना है। अब दूसरा, हम जहां रहते हैं यहां पर टेम्परेचर 15 अप्रैल से लेकर 15 जून का हमें सबको पता है कि दोपहर में 2 से शाम को 6 बजे तक घर के बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा टेम्परेचर है। ठीक है, हकीकत है। और जब 8 फीट चौड़ा ग्राफ रहता है तो सूर्य की प्रखर किरणें उस पट्टे पर गिरती है, तो यहां से गर्म भाप निकलती है। पूरे 2 महीने कत लगे हैं, जिसमें 25 मई से लगा करके 5 जून तक ये जो 9 तपा वाला 10 दिन है, इसमें तो हाफ बांव पहन करके 3 बजे मोटरसाइकिल कोई चला नहीं सकता ना अपने, ये चमड़ी जल जाती है। तो ऐसी गर्मी जो उस मिट्टी पर जाती है और यहां से गर्म भाप निकलती है। हमने ड्रिप डाल रखी 8 फीट पर, तो आपके खेत में ड्रिप कितनी डली? 1800 मीटर। 8 फीट पे ड्रिप डालोगे 1 एकड़ में तो 1800 मीटर डलेगी, और 1 फीट पे ड्रिपर होगा तो ड्रिपर की संख्या 3,500 से 4,000 आएगी। इससे ज्यादा ड्रिपर की संख्या 5,000 के अंदर 4,500-5,000 ड्रिपर आएंगे जो पानी की बूंद गिरा रहे हैं। एक तो सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा जगह पर गिर रही है कि वो गर्म भाप निकालेगी। तो आपके जो ये 907 पौधे हैं, इनमें से 150 पौधे आज ही मेरे से लिखवा लो मरने वाले हैं। वो गर्म जो भाप निकलेगी वो पौधा ऐसा लूज हो जाएगा, पता ज नहीं चलेगा कि इसकी जड़ गल गई, कि ये कल शाम तक तो अच्छा दिख रहा था, ऐसे खड़े खड़े मतलब वो लकवा आ जाता है, ऐसा हो जाता है। वो टॉक्सिसिटी बढ़ना होती है, और धूप गर्म पत्थर पर लग करके जो वाप निकलती है, हम इधर से देते हैं पानी ज्यादा और इधर से निकलती है गर्मी ज्यादा, तो टेम्परेचर वेरिएशन 30 डिग्री का हो जाता है। जब हम पानी देते हैं तो जड़ों के पास नम टेम्परेचर है, जब गर्म धूप गिरती है तो कड़क टेम्परेचर है। इसको बोलते हैं निमाड़ी भाषा में शरद गर्मी। इसका साइंटिफिक कोई इलाज ही नहीं है। तो 907 पौधे में से 150 पौधे हमने जानबूझकर मार दिए चौड़ा ग्राफ लेकर के। ठीक, एक शुरुआत। मैं आगे कंप्लीट करूंगा इसको कि कैसे हम ठीक करें। दूसरा, पपीता खुद जो 786 का आप अच्छा कंपनी का नोन्यू का लोगे, उसमें लिखा है जर्मिनेशन ओनली 65%। वो पेपर पे पढ़ोगे जिस कंपनी से ले रहे हो, कितना? 65% उस पर लिखा है। 1000 पौधे आएंगे तो 650 पौधे अच्छे रहेंगे, बाकी गड़बड़ रहेंगे, ये लिखा है उस पर। अब कोई सी भी
आप नेट हाउस वाले से पपीता खरीदोगे तो वो पपीता जो पाउच काट करके निकालेगा तो वो पानी में डालेगा तो ऊपर के तैरने वाले बीजों को फेंकना चाहिए। उसको पपीता का जर्मिनेशन कराने का सूत्र क्या है? कटोरे में कुनकुना पानी, पाउच काट करके उसमें डाल दो, 12 से 24 घंटे रखो, तो जो बीज डूब जाते हैं वो कड़क है, उनमें गूदा है, वो बीज हमें जर्मिनेशन करके लगाना चाहिए। जो बीज पानी में तैर रहे हैं उनमें बचपना है, उनमें गूदा नहीं है, वो अगर अभी जर्मिनेशन हुए तो फल अच्छा नहीं देगा, उनमें वायरस जल्दी आएगा। तो कोई भी दुनिया का नर्सरी वाला इन बीजों को फेंकता नहीं। अगर इनको फेंक देगा तो आपको पौधा 25 रुपए से कम में मिलेगा नहीं। और हम किसानों को तो 12 रुपए से 15 रुपए के बीच में पौधा चाहिए। हल तो कोई गुजरात वाला मिट्टी की थैली में देगा तो 9.5 रुपए में भी देगा तो हम ले लेंगे। हमारी मजबूरी है ना कि सस्ता पौधा कहां से मिलेगा। तो ये जो कटोरे का ऊपर का बीज नहीं फेंक रहे हैं, यही बीज जर्मिनेशन होकर हमारे खेत में आए, तो ये जो 65% जो नई जर्मिनेशन होना था, मतलब 35%, 65 हो गया, तो खेत में ऑलरेडी आपके 65-35 का हिस्सा है। फिर उसमें वो शरद गर्मी ने कुछ पौधे मार दिए। तो जो हमको पपीता ओरिजिनल कंपनी की भी लाते हैं ना, हमको लगता है कि नर्सरी वाले ने चूतिया बनाया, अगली बार दूसरी नर्सरी के पास जाएंगे, तो वो उसकी गलती नहीं है। वो पपीता का सिस्टम ही जैसा है, वो ऐसा ही रहेगा। उसमें आप किसी को दोष भी मढ़ोगे कुछ काम नहीं देगा। या तो खुद घर पे बीज डालो तो हम एक जैसा ले सकते हैं। तो आपने जो 907 पौधे लगाए उनमें से हार्वेस्टिंग के बचेंगे आपके पास 450 से 500, जिनमें फल अच्छा रहेगा। ये पपीता किसान की हकीकत है, जिनमें हम कह सकते हैं कि 40 किलो फल है। कितने? 450 से 500 पौधे जैसे रहेंगे। बाकी के अंदाज पंचे दामोदर। किसी की पत्ती खराब हो जाएगी, किसी में फल सेट नहीं होगा, किसी में लंबी आएगी 4-5 पपीता, ऊपर गैप, फिर 4-5 आएगी। वो मौसम जैसा थोड़ा सा बदला, उसका फल सेट नहीं होगा, सेटिंग हो जाएगा। तो हम पपीता में किस दिशा में जाएं? एक तो हम घर नर्सरी डालें, तो वो डाल नहीं सकते, क्योंकि डालोगे उसमें भी पैसा बहुत लगेगा। तो जिससे ले रहे हैं उससे ही ले लो। दूसरा, ग्राफ में बदलाव करना है। लाइन से लाइन, पौधे से पौधे की दूरी में पहला बदलाव करना है। आप लगा रहे हो 8x6 पर 48 स्क्वायर फीट। हम बता रहे हैं पपीता का सही ग्राफ लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट। ये कितना आया? नपाम 45, इधर आया 48। ग्राफ मेरा बड़ा है, मैं जो बता रहा हूं ये बड़ा है, मैं 9 फीट बोल रहा हूं, आप 8 फीट जा रहे हो। लेकिन आप चौड़ाई पे जा रहे हो, मैं लंबाई पे जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, आमने सामने नहीं आएगा, ऐसे जिगजैग आएगा। समझ में आया? अब गर्म हवा ठंडी हवा चलेगी, तो ये मेरी लाइन है 5 फीट, ड्रिप डली 5 फीट पे 2750 मीटर की ड्रिप आएगी। 1 एकड़ में 9000 ड्रिपर आएंगे। इधर 1 एकड़ में 4500 ड्रिपर, जो पानी बूंदे गिरा रहे हो, गर्मी में जो गर्म ताप उड़ रहा है, उसको रोकेंगे कौन? 5 फीट पे ड्रिप डलेगी सिंगल। ड्रिपर की संख्या 9000, तो 9000 ड्रिपर जो बूंदे गिराएंगे वो ज्यादा छत्ता बनाएंगे ना। 1 घंटा चलाया तो वो कम से कम आधे से 1 फीट का छत्ता बनाएंगे, तो 9000 छत्ते बने। तो जो गर्म हवा उठनी थी उसमें थोड़ी कमी पेशी आई। पहली शुरुआत, शरद गर्मी में कमी पेशी आई। दूसरी शुरुआत, ग्राफ कैसा है? ये 9 फीट है, लेकिन सामने पौधा है, तो इधर से क्या दिखेगा? 4.5। 9 फीट में बीच में झिकझिक आ गया, तो इधर से दिखेगा 4.5, इधर से दिखेगा 5। लेकिन जब मेन पौधे को देखोगे, जो सेंटर में पौधा है, तो यहां से 9 फीट, यहां सामने पौधा नहीं है, अगली लाइन में है, तो यहां से 10 फीट। तो पपीता ऐसे बरगद के पेड़ का जैसे फैलता है, पूरे पत्ते ऐसे फैलाता है, और इतना नीचे जो पत्ता झुका रहता है ना, वो भी हरा रहता है। हमारे पपीता के खेत में ऐसे पत्ते रहते हैं, वो हरे रहते हैं, यहां आने वाले पीले पड़ जाते हैं, यहां आने वाले टूट के गिर जाते हैं। पपीता के खेत में जाके देखना। पपीता सक्सेस कौन सा है? जिनका पत्ता इतना नीचे है और वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, धूप ले रहा है, उसके पपीता का फल अच्छा, उसके पपीता में वजन ज्यादा, उसका जो फल आएगा वो सेटिंग ज्यादा। तो ये आता है ग्राफ से। अब हमने यहां 8 किया और यहां 6 किया, तो ये पत्ता ओवरलैप हो गया। ये जो 6 फीट है, इसका पत्ता एक दूसरे में घुस रहा है। इधर तो हमें चलने की जगह मिल गई है,
ये तो यहां तक आके रुक गया 8 फीट पे, काली मिट्टी होगी तो 8 में भी ओवरलैप होगा, लेकिन ये 6 फीट वाला तो बारिश जैसे ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा। धूप कब मिलेगी? बारिश आएगी, बिजली चमकेगी तो पानी में नाइट्रोजन एक्टिवेटेड ज्यादा होगा तो पौधा पतला पतला भगेगा। धूप कम मिल रही है, ऐसे ही बारिश में बादल रहते हैं, वैसे ही धूप कम आती है, फिर ओवरलैपिंग होने के कारण धूप कम। तो जहां उसको फल की सेटिंग चाहिए शुरुआत में, वहीं उसको नाइट्रोजन मिल रहा है ज्यादा, धूप मिल रही है कम, तो वो शेडिंग होगा और पौधा पतला पतला भगेगा। और जैसे ही बारिश के बाद गर्मी आएगी, अक्टूबर की हीट आएगी, उस समय आपके पौधे को वायरस पकड़ेगा। ऐसे ही होता है ना पपीता में। तो वायरस जब पकड़े अक्टूबर में, नवंबर में, जब तक हमारी कलियां सेट होना चालू हो जाना चाहिए, कली फूल बनने लगना चाहिए, फूल बोल बनने लगना चाहिए, नींबू जैसा आकार दिखना चाहिए। पपीता में 3 महीने के बाद फ्लावरिंग दिखती है, 7 महीने के बाद पहली कटिंग आ जाती है अगर आपका प्लाट अच्छा है। 3 महीने में फ्लावरिंग दिखेगी, 7 महीने में पहली पट्टे पे आकर पपीता आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। हमने अगर फरवरी में लगाया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप जो पपीता यहां लगा रहे हैं अंदाज पंचे दामोदर, किसी किसान के यहां फरवरी के पपीता में अगस्त में कटिंग आती नहीं आती ना। तो ये ग्राफ और पत्ते ओवरलैप होना, ये छोटी छोटी सी बातें। कटिंग आती है नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट, जब ठंडी के कारण रेट मिलता नहीं, ऑलरेडी पौधे में वायरस आ जाता है। पपीता का दुष्परिणाम, बहुत अच्छी फसल है, जब पैसा देती है पत्थर का पैसा देती है, 4 रुपए किलो भी बिकेगा, लाखों रुपए दे देगी। कब? जब माल टंगा हो। तो ये जो ग्राफ गड़बड़ है और अनभिज्ञता के कारण हम जिस दिशा में पपीता की खेती कर रहे हैं, तो पपीता की हार्वेस्टिंग आती है नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट में, जब ठंड चालू होती है। ठंड में कोई से भी फल का उठाव रहता है कम। अब उठाव आएगा 1 फरवरी के बाद। दिसंबर और जनवरी पपीता लगाने वाला सिर खुजाता रहता है हर साल, एक बार की बात नहीं, हर साल। दिसंबर जनवरी में हर साल रेट कम रहता है। फिर उसके यहां वायरस आ गया, फिर पास वाले ने बोलना मैंने तो चना इतने का बेचा था, 3 ही महीने की फसल थी। फिर उसका बाप उसका दिमाग खराब करता है, तेरे को बोला था ना पपीता नहीं लगाना, और मर। ये हमारे निमाड़ की खासियत है। तो 100 हमारे पास समझ है, पानी 365 दिन का है, तो 365 दिन कभी भी लगा सकते हो। कब लगाना चाहिए? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूं, कभी भी लगा सकते हो। ऐसा अगर हमने पपीता को समझा नहीं तो अभी निमाड़ का चलन है, फरवरी से लगाकर 15 अप्रैल के पहले लगा दो। ये निमाड़ का चलन है, 1 फरवरी से 1 अप्रैल डेडलाइन है, इसके बीच में लगा लो बस। निमाड़ में इतना लगता है, एक्चुअल में पपीता 365 दिन लग सकता है। उसको कब क्या चाहिए, टेम्परेचर में लगा रहे हो तो सण मक्का, बाउंड्री पर गन्ना घास। महाराष्ट्र बहुत सारा जो है बारिश खत्म होने के बाद लगाता है। महाराष्ट्र में कई सारा एरिया ऐसा है, जैसे सितंबर में बारिश गई, उसके बाद सितंबर लास्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे पपीता लगाता है। आंध्रा पूरा आंध्रा अक्टूबर से लगा करके फरवरी के बीच में लगाता है। जैसे श्रावण रमजान आता है, उसका माल कटिंग पे चाहिए, हमारे पास माल ही नहीं रहता ना यहाँ पे, क्योंकि हम पहले 1 फरवरी से 1 अप्रैल तक का सीख लें तो फिर हम कभी भी लगा सकते हैं। तो पपीता में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, 94-257-38-222 निःशुल्क गाइडलाइन मिलेगी। ग्राफ का सबसे पहले ध्यान रखना है 5x9। किसान पाठशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें लिखना है 5x9 पपीता किसान पाठशाला। तो नांदेड़ में और महाराष्ट्र में और एमपी में जो हम पपीता की खेती कर रहे हैं, उनके वीडियो मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 5x9 का पपीता, ये मेरी कमर है ना, ऐसे तने की मोटाई आती है। नांदेड़ वाला मैंने टेप से नापा था, 32 इंची तने की मोटाई। जैसे केले में नहीं लाट आता है, ऐसा पपीता में देखा ही नहीं ना हमने निमाड़ में कि मतलब इतना 3 इंची का पीवीसी पाइप इतना लाट आता है पपीता का अपने यहाँ। वो ग्राफ के कारण है कि हमारा पत्ता एक दूसरे के ऊपर गया ना तो फिर तना मोटा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर धूप नहीं लग रही, और ग्राफ सराउंड है, चौड़ा है, और नीचे तक का पत्ता पीला नहीं हुआ और वो धूप ले रहा है, तो आपके तने की मोटाई बढ़ेगी, और तने की मोटाई बढ़ेगी तो फल की संख्या बढ़ेगी, और वो पपीता आपका 2 साल चलेगा। तलुन में मैं जब पपीता लगाता था, मेरे यहाँ निसन्नी अभी भी है,
2.5 से 3 साल हम पपीता चलाते थे और निसन्नी पे चढ़ करके पपीता तोड़ते थे। पहले अपने यहाँ बड़वानी का पपीता फेमस था, बड़वानी लाल के नाम से। तो 1995 से लेकर 2005 तक हमारे यहाँ पपीता लगती थी और उनपे एक पतली सी निसन्नी बनी थी, वो निसन्नी अभी भी है। आज तो एक ही साल पपीता चल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो पपीता में दूसरा काम क्या करना है, एक तो ग्राफ, दूसरा काम करना है कचरे की मल्चिंग। आपने 70-30 किया है क्या? हाँ 70। तो भैया के यहाँ जाकर के केले का ग्राफ देखो कि लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 और बीच में ड्रिप अंदर कचरा मल्चिंग। ये किया है आपने? किया है। तो एक बार विजिट करो। पपीता भी वैसा ही लगाना है, सिंगल बेड बना के नहीं लगाना है। बेड बनाना है, 10 फीट पे नाली खींचना है, बेड नहीं बनाना। 10 फीट पे नाली खींच दी तो खेत कैसा दिखेगा? एक बेड मतलब सोने की जगह, पलंग, हम बेड बोलते हैं इसको। तीखा छन टीला, ये बेड नहीं है। बेड नाम अंग्रेजी शब्द है, वो बेड सोने की जगह है, बिस्तर, बेड। तो एक्चुअल में बेड क्या होना चाहिए? हम 5-5 फीट पे जो नाली कर रहे हैं ना, वो नहीं करना है। 10 फीट पे नाली खींचना है। 10 फीट पे नाली खींची तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा बेड। अब ये जो बेड दिखा, इस पे ड्रिप अंदर, पौधा बाहर, फिर यहां पर भी ड्रिप अंदर, पौधा बाहर, बीच में नाली आ गई ना। तो इस पौधे को ये नाली सपोर्ट करेगी, इस पौधे को ये नाली सपोर्ट करेगी। एक नाली दोनों पौधों को सपोर्ट करेगी हवा निकलने के लिए। और ये जो चपटा हिस्सा है, यहां पर कचरा मल्चिंग ड्रिप के नीचे जो भी कचरा डाल सको, खेत का, मक्का की कड़बी, सोयाबीन का भूसा, गेहूं का भूसा नहीं डालना, वो चिपक जाता है। ढीला कचरा कोई सा भी डाल सकते हो। मक्का के पोगरे जो मक्का निकालने के बाद बचते हैं, वो ड्रिप के नीचे डाल दो। तो ये कचरा मल्चिंग हो गई, तो निंदाई गुड़ाई की जरूरत नहीं, गर्म भाप उड़ेगी नहीं। ये छोटे छोटे से प्रिकॉशन है, ठीक है। केले में किसी को और कुछ पूछना है? पपीता का बोनस हो गया है। तो आप लोग केले के लिए जुड़ सकते हो, अगुवाई कीजिए इस गांव में। और एफपीओ से जुड़कर करना हो तो पैसा एफपीओ लगा देगा। खुद कर रहे हो और गाइडलाइन और मार्गदर्शन और बिक्री करना हो तो भी हम साथ में हो। थैंक यू। राम राम।